नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलीन विश्वकर्मा। आज हम लोग पार्ट 5 पढ़ेंगे कृषि भूगोल में। साथ ही आपसे मैं अनुरोध और निवेदन करूंगा, जाके आप लोग प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। वहाँ पर ऑल थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है ज्योग्राफी का। साथ ही जनसंख्या भूगोल चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूँ, नगरीय भूगोल चैप्टर वाइज पढ़ा चुका हूँ और आर्थिक भूगोल जबरदस्त पढ़ा हूँ मैपिंग के अनुसार। अभी तक वैसा कोई शायद ही पढ़ाया होगा यूट्यूब पर फ्री में। मैंने पढ़ा दिया है 2026 के डाटा के अनुसार, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं अन्य स्टेट का, तो आपको इकोनॉमिक ज्योग्राफी ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, वो भी मैंने पढ़ा रखा है। थ्योरी हो गया, थॉट हो गया, रिमोट सेंसिंग भी पढ़ा रखा है, ये आप जाकर देख सकते हैं। तो कुछ मेरा खुद का प्रमोशन हो गया, मैं फ्री में पढ़ाता हूँ ताकि आप लोग के पास ये वीडियो पहुंचे हैं। बहुत सारे लड़के यहाँ से देख के चले जाते हैं यही वीडियो। तो आप जाकर प्ले लिस्ट विजिट जरूर कीजिए, अनुरोध है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं। ऐसे फ्री में आपको कंटेंट कोई नहीं देगा। लाइक कीजिए और कमेंट करके राय दीजिए क्या और मैं अपने अंदर अपने टॉपिक में परिवर्तन करूँ, ताकि आपको लिए आसानी हो। कोई टॉपिक हो तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, सर ये पढ़ा दीजिए। समय मिलेगा जरूर उस पर मैं चर्चा करूंगा पढ़ाने के लिए। और साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आते हैं भारत में भूमि उपयोग नियोजन, लैंड यूजिंग प्लानिंग। ये जो पद्धति है 1960 में अपनाई गई थी। इसमें संशोधन 1970 में आया था। श्रेय जाता है अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन को। इनको ये श्रेय जाता है, जिनको वजह से भारत में भारतीय भूमि उपयोग नियोजन प्रणाली आई थी। तो आप देखिएगा, अब ये आई क्यों थी। देखिए, ये भूमि जो है ना, लैंड, इसके बारे में जानते हैं ये क्यों लाई गई थी। क्योंकि इसमें कृषि योग्य भूमि का पता करना था। साथ ही इसमें पता करना था कृषि के लिए अयोग्य भूमि कौन सी है। ठीक है, तो ये दो चीजें जानना था, इसीलिए भारत में भूमि उपयोग नियोजन प्लानिंग लाई गई थी। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि कृषि योग्य भूमि क्या है और कितने भागों में बांटी गई है भारतीय भूमि उपयोग नियोजन द्वारा। तो इसका पहला जो आता है, इसमें देखें तो सर्वोत्तम कृषि योग्य भूमि लिया जाता है, जिसमें समस्या एक भी नहीं होती है, मतलब प्रॉब्लम फ्री वो भूमि होती है, जिसे कृषि योग्य भूमि में पहला चरण में रखा जाता है। दूसरे चरण आता है कृषि जो भूमि है वो उत्तम होगी दूसरा चरण में। तीसरा चरण में मध्यम उत्तम कृषि भूमि होगी और चौथे चरण में सीमित कृषि योग्य भूमि होगी। ये हो गए कृषि योग्य भूमि के जो है विभाजन चार प्रकार के। ये भारतीय भूमि उपयोग नियोजन द्वारा ये बांटा गया था। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय भूमि उपयोग नियोजन द्वारा कृषि योग्य भूमि को कितने भागों में बांटा गया था और उसके कौन कौन से नाम हैं, तो ये चार नाम आप लोग याद रखिएगा, चार प्रकार। और कृषि अयोग्य जो भूमि है उसके लिए जो है इन्होंने बताया था, ये जान लेते हैं। पहला हम बोला था कि पशुचारण हेतु उपयुक्त तो भूमि होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा बोला था पशुचारण या वानिकी हेतु उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। तीसरा बोला था पशुचारण एवं वानिकी हेतु अधिक उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। चौथा बोला था वन्य प्राणी मनोरंजन एवं जलापूर्ति संरक्षण हेतु विशेष उपयुक्त भूमि होनी चाहिए। अगर इस प्रकार की भूमि है तो यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती, इसे हम कृषि के लिए अयोग्य भूमि कहेंगे। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारतीय भूमि उपयोग नियोजन ने जो भूमि को दो कैटेगरी में बांटा था, उसमें कृषि अयोग्य भूमि को चार भागे या चार मुख्य पॉइंटें रखी है, जिसके लिए उसे कृषि अयोग्य भूमि बनाती है। ये चार पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है भारत में कृषि नियोजन प्रदेश। अब ये कब आया था इसको जान लेते हैं हम, और राष्ट्रीय कृषि आयोग कब आया था ये भी जान लेते हैं। तो भारत में कृषि नियोजन प्रदेश क्यों आया था इसके बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चरल प्लानिंग रीजन ऑफ इंडिया, ये जो है जलवायु और फसल निर्धारण के लिए आया था, क्योंकि भारत में जलवायु की समस्याएं होती है, फसल कौन सी चुनी जाए इसकी समस्याएं रहती हैं। तो इसके लिए राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में वर्षा आधारित शस्य क्षेत्र बनाया था। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसके लिए, भारत में कृषि नियोजन प्रदेश के लिए। अब इसमें क्या है, ये राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 1976 में जो वर्षा आधारित शस्य क्षेत्र बनाया कौन कौन से, ये देख लेते हैं। इसमें देखिए जो आता है 30 सेमी से अधिक जो मासिक वर्षा होती है वो धान प्रधान क्षेत्र होता है, इसे पेडी डोमिनेट क्षेत्र कहा जाता है। 20 से 30 सेमी मासिक वर्षा जहाँ महीने की होती है वहां पर मक्का उड़द प्रधान क्षेत्र होता है। फिर से 10 से 20 सेमी जहाँ मासिक वर्षा होती है वहाँ गेहूं प्रधान क्षेत्र होता है। 5 से 10 सेमी जहाँ मासिक वर्षा होती है वो घास या चाय प्रधान क्षेत्र होता है।
5 सेमी से कम जहाँ मासिक वर्षा होती है वो शस्य उत्पादन के लिए अनुपयुक्त होता है, मतलब वहाँ पर कोई भी क्रॉपिंग नहीं की जाती है। ये हो गया राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में वर्षा आधारित शस्य क्षेत्र जो रेनफॉल बेस्ड क्रॉप जोन बनाया गया था, जलवायु और फसल निर्धारण के आधार पर ये बनाया गया था। इसके साथ ही अन्य जो वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कोपन और थानथवेट का, वो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में कवर करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है कि इंडियन ज्योग्राफी में इसे हम बेहतर पढ़ सकते हैं। साथ ही भारत में कृषि नियोजन प्रदेश में अगर हम देखें तो वर्षा जल संतुलन और मृदा नमी आधारित प्रदेश भी बांटे गए हैं। इसमें देखेंगे शुष्क क्षेत्र होता है जहाँ रेगिस्तानी होता है, अर्ध शुष्क जो यहाँ पर थोड़ा सा वर्षा हो जाती है रेगिस्तान में। उसके साथ तो यहाँ पर देखिए सब ह्यूमिड आता है, ये आपका जो होता है उपाद्र क्षेत्र होता है। इसके बाद से अति उपाद्र क्षेत्र होता है, ये पर ह्यूमिड आता है। तो ये आप लोग थोड़ा उपाय यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ये उपाद्र आद्र क्षेत्र है। तो ये जो है ये भारत में कृषि नियोजन प्रदेश के वर्षा जल संतुलन और मृदा नमी आधारित प्रदेश के अनुसार बांटा गया है। 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो ये चीजें आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग कब आया था, वर्षा आधारित शस्य क्षेत्र में ये कितने भागों में बांट रखे हैं, तो टोटल 5 भागों में। वर्षा जल संतुलन और मृदा नमी आधारित प्रदेश कितने हैं, तो 4 हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग जो आया था 1989 में, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की 15 जोन प्लानिंग जो वर्तमान में भी मान्य है, यहाँ क्वेश्चन भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम शुरुआत अगर देखें तो कृषि जलवायु प्रदेश में, जिसे शॉर्ट में ACRP कहा जाता है, इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी 1989 में। ये योजना आयोग जो आया था 1900 आपके 50 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2015 में इसे नीति आयोग में बदल दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो योजना आयोग 1950 में, इसके साथ ही 7वां जो पंचवर्षीय योजना आया उसमें 1989 में ये जो भारत के ACRP लॉन्च की गई थी 15 जून प्लानिंग, ठीक है। मुख्य लक्ष्य क्या था, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना। जो भारत में कृषि के लिए क्षेत्रीय असंतुलन है उसको कम किया जा सके, इसलिए ACRP योजना आयोग के तहत ये 1989 में लॉन्च की गई थी। अब इसमें मुख्य बातें क्या है ये देख लेते हैं, और 15 जोन देखेंगे हम लोग। मुख्य बातें जो हैं इसमें देखें हम लोग तो मांग पूर्ति संतुलन, इसमें हम मांग पूर्ति संतुलन में पढ़ते हैं लोकल प्रोडक्शन बढ़ाकर राष्ट्रीय फूड जो सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना था। लोकलिटी पर ज्यादा कार्य करना था ताकि हमारी लोकल प्रोडक्शन बढ़े, तो राष्ट्रीय जो फूड सिक्योरिटी है उसकी सुनिश्चित हो सके। दूसरा पॉइंट इसमें था आय में वृद्धि करना, उपज बढ़ाकर किसानों की जो है नेट इनकम बढ़ाना था। इसके बाद से रोजगार सृजन करना, ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों के लिए जो है ये एग्री एंड एलाइड सेक्टर तैयार करना, ताकि काम मिलने लगेगा, बंजर भूमि को सही किया जाएगा, कृषि योग्य भूमि बनाया जाएगा, तो रोजगार के सृजन भी होंगे। इसके साथ ही बोला गया है यहाँ पर सतत जो है विकास करना। क्या करना, सतत मतलब संसाधनों का वैज्ञानिक संस्टेबल उपयोग करके भविष्य के लिए तैयार करना, ताकि वहां पर प्राकृतिक के साथ साथ हम विकास कर पाए, प्रकृति को हानि पहुंचाकर हम विकास ना करें। तो ये हो गया आपका इसके मुख्य बातें। मुख्य बातें कितनी है, टोटल 4 है। याद रखिएगा ACRP जो है इसकी ये मुख्य बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जो अभी आपको पॉइंट बताया था कि 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, प्लानिंग कमीशन जो है। इसके साथ ही 1989 में ACRP की शुरुआत हुई थी। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी, आपको ऊपर बताया। 2015 नीति आयोग, ये आपको बता रखा था, इसका नाम बदल के योजना का नीति आयोग कर दिया गया था। लेकिन जो 15 क्षेत्र आज भी भौगोलिक अध्ययन के लिए ये मौजूद हैं, रिलेवेंट है, प्रासंगिक हैं, ठीक है। नीति आयोग का नाम जो है पहले योजना आयोग था। अब चलिए जो 15 जो है अपने एग्रो क्लाइमेट रीजन जो है ये देख लेते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग यहाँ पर 1 2 3 देखेंगे, उसके बाद से नीचे ऊपर आकर हमको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पूरा नाम 15 नहीं लिखा पाएगा, तो आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। थोड़ा यहाँ पर आपको पेशेंस रखना होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अच्छे से हम लोग जान पाए। तो भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेश जो योजना आयोग 1989 द्वारा बांटा गया था,
ये इसके आधार क्या थे? इसके आधार थे स्थलाकृति कैसी है, मिट्टियां वहाँ कैसी, वर्षा कैसा होता है, तापमान और जल संसाधन कैसे हैं। तो इसके जो 5 जो है टोटल आपके आधार हैं, ये आप याद रखिएगा। स्थलाकृति, मिट्टी, वर्षा, तापमान और जल संसाधन इसके बेस हैं भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटने का। तो पहला जो जलवायु प्रदेश आता है ये पूछा गया, ध्यान रखिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, टीजीसी नेट सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो पहला आता है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र आता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये वाला रीजन है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के रीजन को हम पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पूर्वी हिमालय, इसमें आता है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सिक्किम और आपका नॉर्दर्न जो है वेस्ट ऑफ बंगाल आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा आता है इसमें निचली गंगा का मैदान, ये निचली गंगा के मैदान में आता है वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न बिहार आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर पूरी चीजें नहीं लिखा पाई है तो मैं ऊपर से आऊंगा और नीचे थोड़ा जाऊंगा, आपको दिखाते रहूंगा। चौथा देख लेते हैं। चौथा मध्य गंगा का मैदान, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा है। अब इसे हम कहते हैं मध्य गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान में हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग सेंट्रल एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर। पार गंगा के मैदान में हम लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ये पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, लोग इसको कहते हैं कि ये है ही नहीं 15 जलवायु जो कृषि प्रदेश बांटा गया है। और इसके बाद से 7वां जो है पूर्वी पठार जो आता है, इसमें छोटा नागपुर प्लेटू, फिर से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट ऑफ बंगाल। तो इसके साथ ही 8वां मध्य पठार पहाड़ देखेंगे। ये देखिए आप लोग थोड़ा इसका कलर देख लीजिएगा, कलर से मैं मैप को आपको दिखा दूंगा अभी। इसके साथ ही पूर्वी पठार हमने देख लिया, इसमें जैसे हम देखा छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। फिर से मध्यम पठार और पहाड़ भाग में मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, यूपी का जो है ईस्टर्न राजस्थान आता है। ठीक है। और इसके साथ ही दक्षिणी पठार में देखेंगे और पहाड़ में तो यहाँ पर आएगा कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये इंटरनल आता है। इसके साथ ही हम देखेंगे आपका 11वां पूर्वी तटीय मैदान व पहाड़ में तो ये कोस्ट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु आता है। 12वां हम देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान और घाट में तो कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, गोवा। ये कलर देखिएगा, कलर अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। कर्नाटका, केरल और कोंकण मालाबार आता है। फिर से यहाँ पर देखिएगा गुजरात और के मैदान पहाड़ में गुजरात आता है। फिर से पश्चिम शुष्क क्षेत्र में आपका राजस्थान आता है, ड्राई है पूरा। अब 15वां हमारा जो है पूरा पूरा आप अंदाजा लगाइए क्या होगा, बताइए बताइए। द्वीप समूह जो आते हैं वो होंगे, जैसे आपका लक्षद्वीप होगा और आपका जो अंडमान निकोबार होगा। तो हम लोग जैसे कि देखते गए हैं कि 3 देख लिए हैं, चौथा हम लोग देखे हैं क्या, आपको थोड़ा यहाँ पर दिखा दो। चौथा मध्य गंगा के मैदान में ईस्टर्न मतलब क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार आएगा मध्य गंगा के मैदान में। तो ये वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया हमारा हो गया मध्य गंगा का मैदान, ये वाला एरिया होगा। ठीक है। इसके बाद से हमने क्या देखा है, हमने ऊपरी गंगा के मैदान में सेंट्रल और वेस्टर्न मतलब मध्य और पूर्वी जो है उत्तर प्रदेश देखा है, ये एरिया देखेंगे, ये वाला एरिया होगा। ठीक है, क्लियर। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, हो गया ये हमारा मध्य। अब पार गंगा का मैदान, पार गंगा के मैदान में हमने पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान पढ़ा है। तो आप देख पाएंगे कि ये जो एरिया पूरा पूरा है हरियाणा, पंजाब, ये वाला एरिया राजस्थान का लेकर ये आता है, जहाँ पर गेहूं की फसलें बोई जाती हैं, ये आ गया। इसके बाद से हम लोग देखेंगे पूर्वी पठार और पहाड़ में छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये हम देख लेते हैं। ये आप देखिए ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये देख लो छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट ऑफ बंगाल हो गया और झारखंड हो गया। इसके बाद से मध्य पठार आप लोग देख लीजिए, इसमें मध्य प्रदेश आ जाएगा, यूपी का बुंदेलखंड आ जाएगा बताया, और दक्षिणी पठार भी बता दिया आपको, तेलंगाना, कर्नाटका। इसका कलर देख लीजिए, ये देखिए पूरा हिस्सा है, ये तो मध्य प्रदेश वाला भाग हो गया। ये वाला हिस्सा है आपको बताया दक्षिण वाला। ठीक है। इसके बाद से तटी देख ही लिए, कलर चेंज है, तटी पूरा पूर्वी तटीय मैदान में और फिर से पश्चिमी तटीय मैदान में, दोनों का एक का ब्लू एक का ग्रीन है थोड़ा सा फीका। तो ये देखिए ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये वाला हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा है, और ये पूरा तटीय मैदान है। ठीक है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है। साथ ही 15वां द्वीपीय क्षेत्र बताए हुए, द्वीपीय अंडमान निकोबार हो गया। इसके साथ ही क्या हो गया आपका छूटा हुआ
ये गुजरात का क्षेत्र और पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, ठीक है। तो ये देख लेते हैं 2 क्षेत्र हम लोग अब। तो हमारा ये खत्म है। तो गुजरात के क्षेत्र में देख लो आप लोग, ये हो गया गुजरात का क्षेत्र। ये हो गया राजस्थान का शुष्क क्षेत्र, क्लियर। तो यहाँ पर योजना आयोग के द्वारा बांटे गए क्षेत्रों को मैंने बता दिया। ये हमेशा एग्जाम में पूछा गया, आधार भी आपको बताया हूँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। खत्म होता देखिए पार्ट 6 पर होना कृषि प्राधिकरण, इसको और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। बेकर, बर्च, बुकानन, इनको सबको पढ़ेंगे, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रादेशिकरण एग्रीकल्चर जो है, ये बहुत बार एग्जाम हिटलसी का, सबका पढ़ेंगे हम लोग, कुस्त्रवास्की का। तो अगले वीडियो हम देखेंगे, 2 से 3 दिन बाद वीडियो आएगी फिर से। तो लगे रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, आप सभी कहते हैं धन्यवाद, जय हिंद।